अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारे कोर्स का 3rd वीक स्टार्ट हो चुका है और हमारी आज 5th क्लास या हमारा डे 5 है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने लर्न करने हैं वो है एथिकल कंसर्न्स और मेजर एंड परमिएबल प्रिंसिपल्स। आप ये वाला हमारा जो टॉपिक है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उनको अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन एथिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो लाइसेंस या हमारी जो डिग्रीज होती हैं वो नलीफाई हो जाती हैं और हमें फिर पनिशमेंट भी मिलती है। हमें एक फ़ाइन भी पे करना पड़ता है अगर हम एथिकल प्रैक्टिस नहीं करते, एथिक्स को वायलेट करते हैं। तो एज अ काउंसलर जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करें, एथिक्स को अंडरस्टैंड करें और फिर उन्हें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट भी करें। अब यहाँ पे हमारे पास मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें ग्रुप कुछ हमारे पास परमिएबल प्रिंसिपल हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द मॉडिफाई कर सकते हैं। आज टीचर में हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने बाय हुक एंड क्रुक फॉलो करना है और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स पर को हम अकॉर्डिंग टू नीड चेंज करते हैं। प्रिंसिपल से पहले हम ये है कि क्या पास स्टैंड को यूज करके हम इंश्योर कर सकते हैं सेफ्टी ऑफ द सब्जेक्ट जो किसी भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को ले रहा है या वो किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन में इन्वॉल्व है। अगर हम एक काउंसलिंग को ट्रीट कर रहे हैं या फिर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसमें हमने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उसके क्या एथिक्स होंगे, हमने उसको कैसे लेके चलना है, उसकी कितनी इंफॉर्मेशन हम जो है वो कॉन्फिडेंशियल हमने रखनी है, कितनी इंफॉर्मेशन को हम किसी पर्पस पर डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्ड कैसे रखना है, उस पर डिसेप्शन कहाँ पे यूज़ करनी है, उसको डीब्रीफ कब करना है, ये तमाम जो है ये स्टैंडर्ड्स, ये प्रिंसिपल हमें बताए हैं, एपीए ने सेट किए हैं ताकि सब्जेक्ट को किसी किस्म का कोई हार्म ना हो, उसकी सेफ्टी जो है और रहे। फिर हमारे पास आता है एथिकल स्टैंडर्ड्स या एथिकल प्रिंसिपल। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स भी हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक काउंसलर का या साइकोलॉजिस्ट का बिहेवियर जो है वो कंट्रोल कर सके, यानी कि वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तमाम प्रिंसिपल्स, तमाम एथिक्स को फॉलो करे और अपना बिहेवियर ऐसे रखे जिससे काउंसलिंग को किसी किस्म का कोई हार्म ना पहुंचे या किसी किस्म का ऐसा बिहेवियर ना हो जिससे हमारा काउंसलिंग जो है वो रिस्क पे चला जाए। तो इसलिए एपीए ने हमें एक स्टैंडर्ड दे दिया, हमें बाउंड्रीज बता दी एथिकल बाउंड्रीज के किन बाउंड्रीज को हमने क्रॉस करना और किन को हमने क्रॉस नहीं करना और किन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए और किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने अपने काउंसलिंग को ट्रीट करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं, मेजर प्रिंसिपल होते हैं और परमिएबल प्रिंसिपल होते हैं। अब ये मेजर प्रिंसिपल हमारे पास ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं और ना तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर को हर हाल में इनको फॉलो करना होता है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि बाय हुक एंड क्रुक हमने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारे पास होते हैं परमिएबल प्रिंसिपल्स। परमिएबल प्रिंसिपल्स हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब
ये प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जिन्हें काउंसलर अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड, नीड एंड कंडीशन ऑफ अ काउंसली। और काउंसलर स्टिक नहीं होते कि उन्होंने हर हाल में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, लेकिन मेजर प्रिंसिपल्स को आपने हर हाल में फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस या आपकी डिग्रीज नलीफाई हो जाएंगी। ठीक है, आपको एक फाइन भरना पड़ेगा अगर आपने मेजर प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया। ये एक, अगर हम ये डायग्राम भी हमें यही बता रही है, ये मेजर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा सर्कल था, ये हम इमेजिन करते हैं कि ये सर्कल जो है ये प्रिंसिपल थे। मैंने इस सर कोई चेंज नहीं किया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, और मैंने अपने टेक्स्ट को इसी के अंदर जो एडजस्ट किया, यानी कि मैंने इस सर्कल की बाउंड्री को फॉलो किया है कि मेरा टेक्स्ट इससे बाहर ना जाए, मैं इसी के अंदर जो है वो सारा टेक्स्ट एडजस्ट करूं। लेकिन दूसरे हैंड पे जहाँ पे परमिएबल प्रिंसिपल्स आए उसमें थोड़ा सा मेरा टेक्स्ट ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इस सर्कल को थोड़ा बड़ा किया। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने टेक्स्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस सर्कल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया, ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट हो सके। तो ये डायग्राम भी हमें हेल्प कर रही है ये अंडरस्टैंड करने में कि मेजर प्रिंसिपल्स में हम कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हमने उन्हें एज इट इज़ यूज़ करना है। ठीक है, अपने आप को उनमें हमने एडजस्ट करना है। लेकिन परमिएबल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कैसी कंडीशन है काउंसलिंग की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारे पास कौन से मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास वेल नोन प्रिंसिपल जो आता है वो आता है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का क्या मतलब है कि आपने अपने काउंसली के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, अपने काउंसली को मैक्सिमम बेनिफिट्स देने की बेस्ट से बेस्ट कोशिश करनी है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने प्रॉपर जब अपना सेशन स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमने उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है, बायोडाटा फॉर्म फिल करना है, इन्फॉर्म कंसेंट लेना है कि मैं इस तरह से आपके ट्रीटमेंट प्लान को लेके चलूँगा, इसमें 50% चांसेस है और 50% चांसेस है कि कहीं जाके सक्सेसफुल ना हो और आप पे ये टेक्निक अप्लाई की जाएगी। तो वो जो है वो सारा हम जो है वो अपने काउंसली को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, वो इन्फॉर्म कंसेंट को साइन करते हैं। हम उनको प्रॉपर डायग्नोसिस देते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं और टेस्ट अप्लाई करके हिस्ट्री लेके प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई करके टेस्टिंग की, फिर हमारे पास जो तमाम टेस्ट के रिजल्ट से, हिस्ट्री से जो हमारे पास डायग्नोसिस होता है वो हम देते हैं प्रॉपर, और फिर हम उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और फिर हम एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में जो है वो सेशंस को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, ये हमने अपने जहन में बात रखनी होती है कि जब तक हमारा डायग्नोसिस एक्यूरेट नहीं होगा हम ट्रीटमेंट प्लान भी अच्छा नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए अच्छे ट्रीटमेंट प्लान के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा डायग्नोसिस जो है वो एक्यूरेट हो। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें यूज़ करके हमने कोशिश करनी है कि हम कम से कम सेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने काउंसलिंग में बेहतरी ला सकें, उनके बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकें। तो ये तमाम स्टेप्स जो हम अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में फ़ॉलो करते हैं, अपनी प्रैक्टिस में फ़ॉलो करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने बेनिफिसेंस के प्रिंसिपल को फ़ॉलो कर रहे हैं और हम अपने काउंसलिंग के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड वेल नोन प्रिंसिपल, मैलिफिसेंस। मैलिफिसेंस का क्या मतलब होता है कि हमने मिनिमाइज करना है हार्म को और हमने अवॉइड करना है रिस्क, यानी कि हम ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे हमारे काउंसलिंग जो है वो रिस्क पे चले जाएं या उनके लिए रिस्क वाला स्टेप हो। तो हमने अपने जो काउंसलिंग होते हैं उनके हार्म को कम से कम मिनिमाइज करना होता है, बहुत कम करना होता है, बहुत मिनिमाइज करना होता है। इसका क्या मतलब होता है कि हम
कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने काउंसलिंग पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें किसी नई टेक्निक के बारे में पता चला है, तो जब तक हम उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड ना कर लें, हम अपने काउंसलिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम कोई भी न्यू टेक्निक, कोई भी न्यू ट्रीटमेंट प्लान जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके हमें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में नहीं पता, वो हम अपने काउंसलिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इस वे में अपने काउंसलिंग के हार्म को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। इसमें हमने जो है वो हर तरह के रिस्क को अवॉइड करना होता है। हमने देखना होता है कि हम जो स्टेप ले रहे हैं, जो टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्लान हम लेके चल रहे हैं, उसमें जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसी हैं। आया ऐसी तो कोई टेक्निक नहीं है जिससे मेरे काउंसलिंग को हार्म पहुंचेगा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी होती है, ये अब तो इतना यूज़ नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह के सवेर हमारे पास साइकोसिस हो जाता है, तो उस पे एक स्टेप ऐसा आता है जिस पे हमें इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर हम ये इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी अप्लाई करते हैं, तो इससे जो फिजिकल पेन हमारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। जब आप ये थेरेपी अप्लाई करते हो, इसमें आप एक शॉक दे रहे हो अपने काउंसलिंग को, तो इसमें उन्हें फिर मसल्स एक होते हैं, जो इसका साइड इफेक्ट होता है, मसल्स एक स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हम सबसे लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है, जब हमारे पास कोई और चीज़ नहीं बचती, कोई और ट्रीटमेंट प्लान उस काउंसलिंग पे इफेक्टिव नहीं हो रहा होता, तो हम लास्ट में हम एक मजबूरी के तौर पे ये अप्लाई करते हैं थेरेपी, लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। इससे पहले हम वो तमाम स्टेप लेते हैं जिससे हमारे काउंसलिंग को किसी किस्म का कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो हम अपने काउंसलिंग के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। तो इस तरह से जब ये हम तमाम स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम अपने काउंसलिंग के हार्म को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। और ये दोनों प्रिंसिपल हमारे पास मेजर प्रिंसिपल है, और इन्हें हमने फॉलो करना है, ठीक है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो है वो फाइन भरना पड़ेगा, हमें सजा मिलेगी, हमारा लाइसेंस, हमारी डिग्रीज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट हम अगर देखें, हमारे पास जो मेजर प्रिंसिपल आता है, वो आता है फिडेलिटी का। फिडेलिटी का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक जब आपके काउंसलिंग सेंटर, आपके क्लिनिक में दाखिल हो गया, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है? काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है कि काउंसलर ने उसके लिए बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लेना है, अच्छे से अच्छा टेस्ट अप्लाई करना है जो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, उसके हिस्ट्री जो है वो A to Z लेनी है, हर तरह से प्रोबिंग करनी है, कोई लूप होल ना रह जाए जिससे हमारा डायग्नोसिस जो है वो गलत हो जाए। हमने हर तरह से प्रोब करना होता है, डिफरेंट वेज में डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के हमने इंफॉर्मेशन जो है वो गैन करनी होती है। फिर जब हम इंफॉर्मेशन गैन कर लेते हैं, उनके साइंस और जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हैं, और हम देखते हैं कि इस काउंसलिंग की सिचुएशन पे हमें कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़ करना है, कौन से टेस्ट जो है वो अब करंटली फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, कौन सा बेस्ट रहेगा उनके साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। फिर हमने डायग्नोसिस बनाना है, और फिर हमने उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान जो है वो लेके आना है, थेरेपी प्लान करनी है, ताकि वो कम से कम सेशंस में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लें और उनका जो है वो बिहेवियर चेंज हो जाए। तो ये भी फिडेलिटी का भी एक मेजर प्रिंसिपल है, जिसे हमें बाय हुक एंड क्रुक फॉलो करना होता है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ काउंसलर। फिर अगर हम नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट। इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट वाला भी प्रिंसिपल, जो मेजर प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, जिसे हमें हर हाल में फॉलो करना होता है, ठीक है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एग्रीमेंट होता है काउंसलिंग की साइड से अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोसीजर ट्रीटमेंट। यानी कि उस काउंसलर को पता होता है कि मेरे पे कौन सा ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर किया जा रहा है, कौन सा प्रोसीजर ये काउंसलर लेके चलेगा, और उनकी नॉलेज में वो होता है, और वो उस अपने इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट को पढ़ के साइन कर रहे होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है। अब सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट प्लान ऐसा होता है जो काउंसलिंग
उसकी पर्सनैलिटी के उन एस्पेक्ट्स को भी रिवील कर रहा होता है जो वो काउंसलर रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जब वो उस ट्रीटमेंट प्लान के ज़रिए से उसके वो सारे एस्पेक्ट सामने आ रहे होते हैं तो उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये क्यों मेरे एस्पेक्ट्स जो हैं वो अब सारे सामने आ रहे हैं, काउंसलर जो है वो मेरे बारे में जान गए हैं, ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने किसी से शेयर नहीं की, लेकिन अब काउंसलर ने अपने टेक्निक्स अप्लाई करके डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट टॉपिंग के थ्रू उन्होंने जान लिया, तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास काउंसलिंग जो होता है उनमें जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है, जब उनके एस्पेक्ट्स पर्सनैलिटी के सामने आते हैं। तो बीइंग अ काउंसलर हमारा क्या रोल होता है कि हमने उस फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना है, ठीक है। हमने ऑफेंसिव नहीं हो जाना, हमने जो है वो एकदम से गुस्सा नहीं करना या एकदम से हाइपर नहीं हो जाना, हमने जो काउंसलिंग है उनकी फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना है, ठीक है। जब हम उनकी फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करेंगे तो हम एक इनडायरेक्ट अपने काउंसलर को मैसेज दे रहे होते हैं कि आप भी इस फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना सीखें, ठीक है। तो हम एक तरह से उनमें फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी ला रहे होते हैं कि वो उसको जो है वो टॉलरेट करें किसी भी किस्म की फ्रस्ट्रेशन को, ठीक है। तो इस तरह से हम लीगली अपने आप को सेफ करने के लिए बीइंग अ काउंसलर कि हम सेफ रहें, तो हम जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, ठीक है। फिर जब कोई भी हम ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई करेंगे, कुछ भी प्रॉबिंग करेंगे, कुछ हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, तो उससे जब हमारे पास काउंसलिंग के वो वाले पर्सनैलिटी एस्पेक्ट पे सामने आएंगे जो वो सामने नहीं लाना चाहते, तो लेकिन अब वो उनकी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट प्रॉबिंग के थ्रू जो है वो सामने आ रहे हैं, तो उससे जो उनकी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो उन्हें गुस्सा आ रहा है, तो वो काउंसलर को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि काउंसलर ने इन्फॉर्म कंसेंट में उनको सारी एक पिक्चर फ्रॉम की हुई थी, उनको पिक्चर प्रोवाइड की हुई थी कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और क्या चीज़ें लेके चलेंगे, तो वो फिर उन्हें कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते या उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग भी हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर प्रिंसिपल है जो कि हमें फॉलो करना होता है, और हम हमेशा अपने जो काउंसलर होते हैं उन्हें एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, या डीब्रीफ करते हैं। डीब्रीफिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट को क्लियर करते हैं अपने काउंसलिंग के, इन केस अगर हमने कोई डिसेप्शन की है या सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आपने कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट को हाइड रखना है, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें अपने काउंसलिंग के साथ जो डिसेप्शन यूज़ करनी पड़ती है, यानी कि हमने उनके जो है वो कुछ ट्रीटमेंट प्लान में कुछ चीज़ों को हाइड रखना होता है, कुछ ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स को हमने हाइड करना होता है, हम जो है वो रिवील नहीं करते पेशेंट के अपने काउंसलर के सामने। इसकी क्या एक वजह होती है कि हम जो है वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है वो गेन कर सकें, ठीक है। अगर हमारे पास कोई काउंसलर के पास कोई काउंसली आया है, ठीक है, तो वो जो है वो अपने साइंस और सिम्टम्स बता रहे हैं, लेकिन वो साथ यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई ऐसे इशू नहीं है, मैं तो स्ट्रेस भी नहीं लेता, मुझे एंजाइटी भी नहीं होती, मैं तो डिप्रेशन की तरफ भी नहीं जा रहा, नहीं नहीं मैं ऐसा कोई अग्रेसिव भी नहीं हूँ, मैं गुस्सा तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो जैसे सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, जैसे वो अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे हमने काउंसलर ने क्या प्रूव किया कि इनको कहीं ना कहीं जो है वो गुस्सा होता है, इनमें अग्रेशन की टेंडेंसीज है, या ये स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, और वो एंजाइटी स्ट्रेस जो है वो उनकी एंजाइटी की तरफ लेके जा रही है, तो हम जो है वो उन पे एंजाइटी का स्केल अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने काउंसलर को ये नहीं बताते कि ये एंजाइटी का स्केल है या ये उससे एंजाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा उनसे हाइड करके डिसेप्शन थोड़ी सी यूज करके हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे पास जो स्कोर्स आते हैं वो मॉडरेट टू स्वेयर एंजाइटी शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि हमने अपने कुछ जो डिसेप्शन यूज करनी है, कुछ एस्पेक्ट्स को हाइड करना है, या कुछ हमने जो है वो ट्रीटमेंट प्लान के कुछ एस्पेक्ट्स को जो है वो शो नहीं करना, ताकि हमें जो रिजल्ट हम चाहते हैं जेन्युइन रिजल्ट्स हमें मिल सके, ठीक है। इसी तरह जब हम अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं
अगर हम कोई सोशल डिज़ायर या पैशन या तरह के स्किल जो है वो यूज़ करके डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम जो है वो उनके अपनी रिसर्च में, आप लोगों ने भी अगर रिसर्च की हो तो आपने देखा होगा, हम स्केल का नाम ऊपर मेंशन नहीं करते, ठीक है। वो उसकी एक यही वजह होती है कि अगर लोग जो है वो स्केल का नाम पढ़ लें, उन्हें पता चल जाए क्वेश्चंस किस बारे में है, तो वो जो है वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, और वो फिर अगर वो सेल्फ कंपैशन का है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है। उसको जो है वो 5 टिक करेंगे कि यस हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। और सोशल डिज़ायरेबिलिटी के स्केल्स पे भी वो उस तरह से क्वेश्चंस को इस तरह से मैनिपुलेटिव वे में आंसर करेंगे जो लाइक उनकी उसको शो ना करे कि इनमें है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम स्केल का नाम बता देते हैं तो वो फिर हमारे पास जो है वो उस तरह से कॉशियस होके और इस तरह से आंसर करते हैं कि अगर वो एग्रेशन का है तो उनमें स्केल है तो एग्रेशन शो ना हो, अगर वो सेल्फ कंपैशन का है तो वो उसमें सेल्फ कंपैशन को शो करेंगे। तो इसलिए हम जो है वो फिर इसी तरह कुछ ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स को भी हाइड करते हैं, और कुछ जो है वो हम थोड़ी सी रिसेप्शन यूज़ करते हैं। या बाज़ ऐसा होता है कि एक काउंसलर हमारे पास जब आता है तो वो जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उसमें हम जो प्रोग्रेसिव मसल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या डीप ब्रीथिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कोई काउंसलर आया है वो किसी और काउंसलर से हो के आया है, तो वहाँ पे उन्होंने जिस वे में टेक्निक अप्लाई की है उससे उनको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला, तो वो मानते हैं कि ये टेक्निक ही गलत है, ये टेक्निक सही नहीं है, तो हम यहाँ पे वही सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे ताकि काउंसलर जो है वो उसको अच्छे से अप्लाई करें। अगर हम सेम नाम के साथ इस अपने क्लिनिक में भी, अपने सेंटर में भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो कहेंगे कि नहीं ये तो उस काउंसलर ने भी की थी, उससे तो मुझे बेहतरी नहीं आई, मुझे जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। हो सकता है उनके समझाने में या टेक्निक अप्लाई करने में या काउंसलिंग के अंडरस्टैंड करने में कोई लूप हो रह गया हो, या वो सही से उनको समझा ना पाए हो, उनको अंडरस्टैंड ना करवा पा रहे हो, तो इस वजह से वो जो है वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आए। लेकिन यहाँ पे हम अपने क्लिनिक में उसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका नाम जो है चेंज कर देंगे ताकि काउंसलिंग जो है उसको अच्छे से अप्लाई करें। फिर पास जो आता है वो आता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि हमारे पास कौन सी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, और हमने काउंसलिंग की रिस्पेक्ट करनी है, और उनकी सिक्रेसिटी को मेंटेन रखना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है वो काउंसलिंग का हमारे ऊपर एक ट्रस्ट होता है, तो हमने उस ट्रस्ट को जो है वो तोड़ने नहीं देना, हमने उसको ब्रेक नहीं करना, और हमने उनकी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी के सामने जो है वो एक्सपोज नहीं करनी, ठीक है। हम जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी दूसरे लोगों के आगे जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, जब हमें जो है वो थर्ड पार्टी के आगे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। वो सिचुएशन क्या होती है कि बाज़ औक़ात जो आर्मी के यूनिट होती है, ठीक है, आर्मी यूनिट जो होती है वो हमारे पास काउंसलर के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास अपने कुछ जो है वो कैंडिडेट्स को भेजते हैं ताकि उनकी जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट कर सकें, उनकी इंटेलिजेंस को चेक कर सकें कि वो कितने इंटेलिजेंस हैं। जैसे जो हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती है वो ये जो है वो आर्मी सोनल्स पे अप्लाई की जाती है, या पर्सनैलिटी टेस्टिंग यूज़ की जाती है ताकि हम उनके पर्सनैलिटी के बारे में जान सकें, उनकी जो है वो एप्टीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो तब जो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं तो उनके जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है, जैसे उनकी पर्सनैलिटी होती है, तो वो फिर हमने उस एजेंसी जो आर्मी एजेंसी होती है उसके साथ शेयर करने होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके भी शेयर करने का एक तरीका होता है कि हमारे पास कोड होते हैं, ठीक है, जो हमारी DSM-5 में मेंशन्ड है, या फिर हमने जो स्कोरिंग कैसे करनी है उसका भी प्रॉपर एक वे होता है। स्कोरिंग के थ्रू जो हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमने प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे यूज़ करके जो डिज़ायर्ड एजेंसी की इंफॉर्मेशन थी उन्हें हम जो है वो थ्रू कोडिंग जो है वो उनके साथ शेयर कर देते। लेकिन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो एजेंसी को डिज़ायर नहीं थी वो हम डिस्क्लोज नहीं करते।
ठीक है। तो ये था हमारे पास प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको हमने जो है, ये हमारा मेजर प्रिंसिपल है जिसे हमने बाय हुक एंड क्रुक फॉलो करना है, और हम इसको जो है वो मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास 7th जो आता है मेजर प्रिंसिपल, वो आता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमने अपने काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी के सामने डिस्क्लोज। जी मैम ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसको आप अभी स्टॉप कर दें, नेक्स्ट फिर आप ज्वाइन करना। जी ठीक है सर। 7th प्रिंसिपल जो हमारे पास आता है वो होता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है कि हमने अपने काउंसलिंग इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी के आगे डिस्क्लोज करना होता है, शेयर करना होता है। इसमें हमारे पास जो है वो हम कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हमने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है। एक तो जो हम मैंने आपसे शेयर की ऊपर वाले प्रिंसिपल में भी एज एग्जांपल, कि जब कोई एजेंसी से काउंसलिंग रेफर होके आया होता है या किसी आर्मी की तरफ से रेफर होके आया था कि हमने उनकी पर्सनैलिटी को असेस करना है, उनके इंटेलिजेंस को असेस करना है, तो उसमें हम जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं डिज़ायर पार्टी के आगे, आर्मी या एजेंसी से जहाँ से भी रेफर आया होता है, हम नीडेड इंफॉर्मेशन जो है उनके सामने डिस्क्लोज करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल वे। एक हमारे पास क्या होती है कि हमने जो है वो करना होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रेफर करती है काउंसलिंग को, तो उस कंडीशन में भी हमने जो है इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मैनेजर या हायर अथॉरिटीज होती है उनके सामने। और सम टाइम हमने जो है वो इंफॉर्मेशन काउंसलिंग की फैमिली के साथ भी शेयर करनी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उनकी फैमिली के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो इससे हमारे काउंसलिंग को ज़्यादा हार्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे पास काउंसलिंग होते हैं हमारे, या ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो जब अपने ड्रग्स लेते हैं तो वो बाज़ औक़ात कैसे करते हैं कि घर वालों को तो वो कह रहे होते हैं कि उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी है, वो अब नहीं लेते, ठीक है। उनके उनकी कबर्ड से भी वो चीज़ नहीं मिल रही होती, ड्रग्स नहीं मिल रहे होते, उनकी पॉकेट से भी नहीं मिल रहे होते, उनकी जो बेड होते हैं, तकिए होते हैं, कहीं से नहीं मिल रहे होते। लेकिन वो हमारे पास ड्रग एडिक्ट इतने शार्प होते हैं कि वो लेस वगैरह के पैकेट्स जो होते हैं इनकी अपनी खाने की चीज़ों में, वो कहीं न कहीं उस अपने ड्रग को ले आते हैं और फिर रखते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर हम फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपने इन पे पूरा चेक एंड बैलेंस रखना है। ये कोई भी लेस का पैकेट, कोई भी अपनी बाहर से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, कोई स्नैक का पैक लेके आ रहे हैं, तो आपने उसको चेक करना है, या जब वो ये खा रहे होते हैं तो आपने इनको प्रॉपर मॉनिटर करना है कि कहीं ये उसमें वो अपनी चीज़ दोबारा से ड्रग तो नहीं ले आई, दोबारा से उस चीज़ की तरफ जा तो नहीं, रिलैप्स तो नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो है वो कुछ हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिनमें हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना होता है, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो जब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करते हैं ना, तो हम अपने काउंसलर को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। उनकी इन्फॉर्मेशन से बगैर नहीं करते, हम कहते हैं कि थोड़ी-सी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन या आपकी आर्मी के साथ, या आपकी एजेंसी के साथ, या आपकी फैमिली के साथ जो है वो शेयर करना है, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अब हमारे पास डिस्क्लोज़र जो हम करते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बीइंग अ काउंसलर हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि डिस्क्लोज़र को हम विदाउट द कंसेंट ऑफ काउंसलर नहीं शेयर करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते, ठीक है। अगर वो काउंसलर हमें परमिशन नहीं दे रहा, ठीक है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही क्यों आया हो, चाहे वो आर्मी की एजेंसी या आर्मी से ही क्यों ना आया हो, तो हम अगर वो हमें अलाउ नहीं कर रहा तो फिर हम उनके कॉन्सेंट के बगैर उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर नहीं करते। और ये हमारे पास डिस्क्लोजर क्यों अलाउ होता है, तभी अलाउ होता है ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ काउंसलिंग,
ठीक है। ये सिर्फ उनकी बेटरमेंट के लिए होता है, ठीक है। जैसे हम जो है वो उनकी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो वो उनके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आर्मी के साथ कर रहे हैं तो वो भी उनकी बेटरमेंट के लिए होती है। और हम अननेसेसरी डिस्क्लोजर को अननेसेसरी डिस्क्लोजर हमें अलाउ नहीं होता है, ना ही हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हमारे पास से कोई एजेंसी से हमारे पास काउंसलिंग आता है, हमने पर्सनैलिटी डिस्कस करना है या हमने उनके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आगे उस थर्ड पार्टी के आगे वही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे जो डिमांडेड है या जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या जो उन्होंने हमसे मांग की है। एक्स्ट्रा की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, जो उस टेस्ट से और भी उनके एस्पेक्ट्स रिवील हुए होंगे, जो जिनका उनकी जॉब से, उनके प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है वो है रिकॉर्ड कीपिंग का। जो काउंसलर होते हैं उनको अपने काउंसलिंग का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखना होता है, सारा रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। हमारे पास हमारा फर्स्ट सेशन कब हुआ, कितने मिनट का हुआ, डेट क्या थी, डे क्या था, उसमें हमने क्या काम किया और हमने अपने काउंसलिंग को क्या टास्क दिया, ठीक है। फिर सेकंड सेशन कब हुआ, किस तरह से सेशंस हो रहे हैं, ट्वाइस अ वीक हो रहे हैं, वंस अ वीक हो रहे हैं, ट्वाइस अ मंथ हो रहे हैं या वंस अ मंथ फॉलो अप हो रहा है, या किस तरह से हम तमाम सेशंस को लेके जा रहे होते हैं, हम कौन सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, कौन से स्कूल ऑफ थॉट की कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, हमने कौन कौन से असेसमेंट टेक्निक्स अप्लाई किए, क्या हम इंटरव्यू कर रहे हैं या हम सब्जेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्टिव असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, और हम जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये तमाम हमने रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। रिकॉर्ड हम क्यों रखते हैं कि सम टाइम हमने जो है वो रेफर करना होता है, ठीक है। तो हम जो है वो आगे अगर हमने अपने काउंसलिंग का रेफ़र करना है किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी अपनी जो है वो इमरजेंसी की वजह से हमें रेफ़र करना पड़ गया है, तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड हो, ताकि हम जो है वो जहाँ पे हम उन्हें रेफ़र करें उनके साथ शेयर कर लें कि ये इतना काम हो चुका है, हमने चीज़ों को इस तरह से लेके चला है, अब आप आगे आप इससे कंटिन्यू कर लें, ठीक है। या बाज़ दफ़ा आपसे रिकॉर्ड कोई माँग लेता है, ठीक है। उनकी फैमिली माँग लेती है कि आपने इन पे कितना काम किया है, क्या अप्लाई किया है, किस तरह से सेशंस हुए हैं, कितने सेशंस हो चुके हैं, आपने उन सेशंस में क्या-क्या किया है। तो इस तरह से अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे तो तमाम फाइल हमारे पास होती है, तो हम जो है वो चैलेंज नहीं होते, ठीक है। हमें अगर पूछता है तो हम जो है वो रिकॉर्ड होता है, हम सारा उन्हें रिकॉर्ड जब दिखा देते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने रिकॉर्ड रखना होता है। फिर नेक्स्ट हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटेग्रिटी आता है, ठीक है। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है कि ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, यानी कि आपने अपने काउंसलिंग के साथ ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर रहना है, ट्रूथफुल रहना है, जेन्युइन रहना है, ठीक है। अब इसमें इंटेग्रिटी की जो है दो डोमेन्स होती हैं, एक होती है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी और दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट मेथड। आप अगर डिस्कस करें इंटीग्रेशन पर्सनैलिटी को, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी पर्सनैलिटी इंटीग्रेट होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने पहले भी अपने स्टार्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके बीइंग अ काउंसलर आपकी जो आइडियल और आपका जो आइडियल और रियल सेल्फ है वो दोनों मैच होने चाहिए, वो इंटीग्रेट होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर बीइंग अ काउंसलर हमारा कोई भी पर्सोना नहीं होता, हम जो है वो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने देखना है कि सेल्फ ऑब्सेशन क्या है और लाइकिंग क्या है, ठीक है। हमेशा लाइकिंग में और सेल्फ ऑब्सेशन में जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। सेल्फ लाइकिंग क्या है कि आप अपने बारे में किसी चीज़ को पसंद करते हो और ये चीज़ आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, ठीक है। जैसे आई फील फ्री टू मॉडिफाई माई सेल्फ, यानी कि मैं फील करता हूँ, आई मतलब मुझे ये पसंद है कि मैंने अपने सेल्फ को मॉडिफाई कर
करना है, जो मेरी पर्सनैलिटी के थोड़े से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा लूप हो रह गया है, उनको मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेल्फ लाइकिंग होती है, ये आपको सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, आप जो है इससे न्यू चीज़ें सीखते हो। लेकिन जो सेल्फ ऑब्सेशन होती है कि आप एक चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गए हो, या अपने सेल्फ से, अपने पर्सनैलिटी के किसी एस्पेक्ट से ऑब्सेस्ड हो गए हो, तो ये आपको पैथोलॉजी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि आप जो है वो अपने आप को सेल्फ ऑब्सेशन में इंसान क्या करता है कि वो अपने आप को इंफीरियर फील करता है, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग्स की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो हमारे जो परफेक्शन जो टर्म है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर एक फेज़ में चीज़ों को सीख रहा होता है। वो उसकी हर फेज़ में जो है वो हर चीज़ से वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो लर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो बीइंग अ काउंसलर, हमारी जो है वो पर्सनैलिटी में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, हमारा आइडियल, हमारा रियल सेल्फ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और हमारा कोई भी बीइंग अ काउंसलर हमारा ज़ीरो पर्सोना होता है। और हमने ये चीज़ जो है वो लर्न करनी है कि सेल्फ ऑब्सेशन और लाइकिंग में क्या डिफरेंस है। लाइकिंग हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाती है और सेल्फ ऑब्सेशन हमें पैथोलॉजी की तरफ लेके जाती है। फिर इसमें जो हमारे पास दूसरी डोमेन आती है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट मेथड। इंटीग्रेशन ऑफ मेथड में क्या होता है कि हमने यानी कि हमने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की डिफरेंट टेक्निक्स को इंटीग्रेट करना है, उन्हें यूज़ करके हमने ट्रीटमेंट प्लान जो है वो अपना पूरा लेके चलना है, उसको अपनी थेरेपी के प्लान को एक ऑर्गेनाइज करना है, उसको अपना जो है वो प्लान करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने जो है वो हम अपने डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और डिफरेंट थेरेपीज से डिफरेंट टेक्निक्स को। और ये कब पॉसिबल होगा, जब मुझे सब थेरेपीज के बारे में पता होगा, उसकी टेक्निक के बारे में पता होगा, सब स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पता होगा, ठीक है। इसमें हम जो है वो अगर एक एग्जांपल ले, अगर हमारे पास काउंसलर आते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि वो इमोशनली डिस्टर्ब है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या लेंगे कि हम जो है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए हम आरईबीटी जो है वो आरईबीटी यूज़ करेंगे, उसकी ह्यूमर थेरेपी को यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे पास काउंसलर जो है वो ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, और उनकी कॉज क्या है, इन तमाम डिस्टर्बेंस की कॉज उनकी फैमिली है, ठीक है। तो हम जो है वो कॉग्निटिव जर्नल जो है वो यूज़ करेंगे, आरबीटी की ह्यूमर थेरेपी जो है वो ओवर थिंकिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ह्यूमर की थेरेपी को हम यूज़ करके ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेंगे। सीबीटी का कॉग्निटिव जर्नल जो है वो यूज़ करके हम इमोशनल डिस्टर्बेंस को मैनेज करेंगे। और हम जो है वो फैमिली थेरेपी के लिए एक सिंगल वेब चैन की थ्योरी को यूज़ करके, सिंगल वेब चैन की थेरेपी को यूज़ करेंगे, तो हम जो है वो फैमिली के साथ उनके जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रीटमेंट मेथड में इंटीग्रेशन, कि हम जो है वो इंटीग्रेशन दो तरह से करते हैं। एक हमारी पर्सनैलिटी की होनी चाहिए, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इंटीग्रेट होनी चाहिए, और दूसरा हमारा जो है वो ट्रीटमेंट मेथड जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके पूरी इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर हम जो है वो अपने काउंसलिंग को ट्रीट करते हैं। ये हमारे पास तमाम प्रिंसिपल्स थे, मेजर प्रिंसिपल, जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिन्हें हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते, जिन्हें हमें एज इट इज़ फॉलो करना होता है, बाय हुक एंड क्रुक फॉलो करना होता है। और अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, इनकी वायलेशन करेंगे, तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, हमें पनिशमेंट मिलेंगी, और हमारी डिग्रीज, हमारे सर्टिफिकेशंस, हमारी जो लाइसेंस हैं वो नलीफाई हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ परमिएबल या जो हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं कि वो हमारे पास कौन से हैं। और ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, और जिन्हें हम जो है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड, सिचुएशन या कंडीशन ऑफ द काउंसलिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब काउंसलिंग आपके क्लिनिक या
के सेंटर में इंटर हुए हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काउंसलर जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान उन्हें मिले, वो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान को हासिल करें। अब इसमें कुछ हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनमें सबसे पहला है एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाना। ठीक है, हमने जो है वो अपना सबसे पहला तो क्या होता है कि हम स्ट्रेंथ हिस्ट्री टेक्निक्स को यूज करके हम जो है वो एक्यूरेट, सबसे पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने जो है वो उनकी जो भी सिचुएशन उसको डायग्नोज करना है कि ये किस चीज़ को फेस कर रही है। अब हमारे पास जो है वो हम अपने एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम जो है वो बीइंग अ काउंसलर अपने काउंसलिंग के एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा होता है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट हमने करनी होती है, हमें पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट जो है वो किस सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हमने उसकी जो है वो कौन सा किस कंडीशन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा असेसमेंट टूल, हमने वो सिलेक्ट करना है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी स्कोरिंग, उसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास काउंसलर ऐसे हैं जिनकी जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हमें जो है वो वेज के बारे में या बीने स्टैंडफोर्ड के जो हमारे पास टेस्ट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो वो हमने अप्लाई करने होते हैं। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान आता है, इसमें हमें जो है वो हर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे कमांड होनी चाहिए। जब हमें हर साइकोलॉजिकल टेक्निक पे ट्रीटमेंट पे कमांड होगी, तो तभी हम जो है वो अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बना सकेंगे। हमने जो है वो हम जो है वो या तो हम सारी उस पे कमांड हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा इंटरेस्ट डाइवर्स इंटरेस्ट है, तो फिर हम जो है वो इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, यानी कि हम जो है वो ऑलमोस्ट सब स्कूल ऑफ थॉट की टेक्निक्स पे कमांड हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा इतना डाइवर्स इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कुछ ही जो है वो एक थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड सा एक बहुत सा, तो फिर हमें वो एक जो फील्ड है जो स्कूल ऑफ थॉट में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम फिर उसमें स्पेसिफिकेशन जो है वो कर लेते हैं, और फिर हम उसी में फर्दर जो है एक्सेल करते हैं। किसी का सीबीटी में ज़्यादा होता है, यानी कि कोग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट पे होता है, किसी का बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट पे इंटरेस्ट होता है। तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हो वो फिर आप अपने प्रोफेशन को एक्सेल करते हो, या फिर आप जो स्पेसिफाई कर लेते हो कि आप इंटीग्रेटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर आप स्पेसिफिक एक स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, लेकिन हमने जिस तरह से भी इंटीग्रेटिव साइकोलॉजिस्ट हो या फिर हम जो है वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट हो, उसमें जो तमाम टेक्निक यूज होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने ये टेक्निक किस सिचुएशन में किस काउंसलिंग के साथ किन साइंस और सिम्टम्स के साथ हमें बेस्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट देगी, रिजल्ट्स देगी जब हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास चौथा जो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो क्योर आता है। हम जो है वो अपनी 100% एफर्ट्स को पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे जो पेशेंट है वो क्योर हो सके। ठीक है, अगर क्योर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट रिहेबिलिटेट हो सके, ताकि हम जो है वो फिर वो आप अपनी ज़िंदगी को आगे फर्दर लेके चल सकें। फिर हम जो है वो अगर रैपो बिल्ड करने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो देन हम जो है वो अपनी 100% एफर्ट्स को पुट करके हम जो है वो अपने काउंसलिंग को जो है वो क्योर कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमारी एक अच्छी रैपो बिल्ड हो जाती है अपने काउंसलर के साथ, और जब काउंसलर देख रहे होते हैं कि मेरा काउंसलर कितनी एक 100% एफर्ट को पुट कर रहा है, तो फिर इन रिटर्न हमारे काउंसलर भी जो है वो अपनी 100% एफर्ट्स को पुट करते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो सम टाइम क्या होता है कि काउंसलर को ना मिनिमम इंटरेस्ट होता है अपने ट्रीटमेंट में, लेकिन जब आप 100% या फिर मैक्सिमम एफर्ट बीइंग अ काउंसलर पुट कर रहे हो, तो तब भी आपको जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं।
है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास डिसेप्शन का आता है, ठीक है। डिसेप्शन का प्रिंसिपल क्या होता है कि हम जो है वो हाइड्स एंड फैक्ट्स को हाइड कर रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को किसी सर्टेन पर्पस के लिए अपने अकाउंट्स के, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह की डिसेप्शन होती है, एक नॉर्मल डिसेप्शन होती है। नॉर्मल डिसेप्शन हम किसी अपने पर्सनल पर्पस के लिए या पर्सनल एम के लिए लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। और एक साइकोलॉजिकल डिसेप्शन होती है। साइकोलॉजिकल डिसेप्शन जो है वो बेटरमेंट ऑफ काउंसलिंग की होती है, ठीक है। और हम काउंसलिंग के प्रोसेस में कहीं पे अगर डिसेप्शन को यूज कर रहे हैं तो वो फिर साइकोलॉजिकल डिसेप्शन होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी डीब्रीफिंग में मेंशन किया, तो यहाँ पे डिसेप्शन में भी हम उसी एग्जांपल को लेके चल सकते हैं कि बाज दफा हमारे पास जो काउंसलर होते हैं वो किसी और काउंसलर से हो के आए होते हैं, वो ट्रीटमेंट प्लान ले चुके होते हैं, लेकिन वो उससे जो है वो ठीक नहीं हो रहे होते या उन्हें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो हम फिर अपने क्लिनिक में, अपने काउंसलिंग सेंटर में उसी ट्रीटमेंट को कंडक्ट करते हैं विद डिफरेंट नाम नेम। और फिर जब हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है तो एट द एंड जो है वो हम अपने काउंसलिंग को ब्रीफ कर देते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आता है और ये सेकेंड लास्ट है, यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप। ये जहाँ पे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बार बार जो है वो ये बात करते आ रहे हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप होना चाहिए काउंसलर और काउंसलर के दरमियान, वो यूनिडायरेक्शनल और प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो है वो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्पैथेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, वार्म या लव वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इसमें हम जो है वो हमने कोई भी जो है वो वार्म रिलेशनशिप या लव वाला रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं करना अपने काउंसलर के साथ। हमने अपने काउंसलर के जो ट्रस्ट है वो गैन करना है, ठीक है। हम जो है वो रेसिप्रोक नहीं करते फीलिंग्स को, ठीक है। यानी कि हम जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। अगर हमारे काउंसलर जो है वो कहीं ना कहीं कोई फीलिंग शो कर रहे हैं, कोई कंसर्न शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हमने रेसिप्रोकेट नहीं करना कि हम भी जो है वो उनकी जो है वो उसी तरह के इमोशंस या उसी तरह की फीलिंग्स को शो करें, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है तो हमने जो है वो इसको ब्लॉक करना है, ठीक है। और हमने प्रोफेशनल वे में यूज़ करना है। हमने कोई पैरासिटिक रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप नहीं करने, हमने प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है। और ये एक पेड फ्रेंडशिप होती है। इसमें हम जो है वो अपनी काउंसलिंग को जो सेशन के दरमियान में टाइम होता है, ठीक है। जैसे हमने ट्वाइस अ वीक हम सेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो हफ्ते में 2 दिन सेशन होगा, जो बाकी दिन होंगे हमने अपने काउंसलर से कोई चीज़ कोई किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करनी, उन्हें अपना पर्सनल नंबर नहीं देना, उन्हें मैसेज का जवाब नहीं देना। इनकेस अगर वो कहीं से नंबर लेके आपको मैसेज कर भी लेते हैं तो बीइंग अ काउंसलर आपने उसका रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। कोई अपने जो है वो प्रोफेशनल वे से हट के कोई भी उनसे बात नहीं करनी। और हमने जो है वो आपने अपनी जो क्लियरली कम्युनिकेट करनी है अपनी एथिकल बाउंड्री में काउंसलर। फिर हमारे पास आता है कि हमारे पेड फ्रेंड आप जो हो वो बीइंग अ काउंसलर आप जो है वो पेड फ्रेंड होते हो, ठीक है। ये हमारी पेड फ्रेंडशिप होती है कि काउंसलर जो है वो आपसे चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो आपसे जो है वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड करके उन्हें उस प्रॉब्लम से निकाल रहे हो, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो, लेकिन वो इस चीज़ के लिए आपको पे कर रहे हो। तो ये आपकी लिमिटेशंस के साथ फ्रेंडशिप है, आपकी पेड फ्रेंडशिप है। फिर जो हमारे पास लास्ट आता है वो रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काउंसलर जो है वो रिस्पेक्ट करता है अपने काउंसलर की, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आपने बीइंग अ काउंसलर जो है वो अपने काउंसलर की और अपने हर जो है वो ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करनी है। और आपने जो है वो आपका जो फोकस ऑफ अटेंशन होता है वो क्या होता है कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, आपने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। आपने बेस्ट से बेस्ट जो है वो अपने काउंसलर को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करनी है। आपने अपने काउंसलर को जज नहीं करना, ठीक है। इंस्पायर्ड उनकी डार्क सीक्रेट, उनकी कोई डार्क कोई पैथोलॉजिकल हिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद आपको जज नहीं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एथिकल कंसर्न, जिसमें कुछ मेजर प्रिंसिपल्स थे और कुछ हमारे पास परमिएबल प्रिंसिपल्स थे। ये परमिएबल प्रिंसिपल को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिसेप्शन है, यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसमें अगर हमसे कोई थोड़ी बहुत गलती होगी, कोई थोड़ा बहुत हमने चेंज किया या कहीं पे हमने इनको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमें जो है वो ये हम इनसे स्टिक नहीं है, ठीक है। हमने इनको मॉडिफाई या चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें कोई इतनी पनिशमेंट नहीं मिलेगी या हमारी डिग्रीज या लेसन नलीफाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मेजर प्रिंसिपल है उन्हें हमने बाय हुक एंड क्रुक जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। अदरवाइज हम जो है वो फिर किसी एक किस्म के इशू को सामना करना पड़ सकता है, किसी भी इशू का, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, आप सबने एथिकल कंसर्न्स को, मेजर और परमिएबल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आपको आसानी होगी और अब आप आगे अपनी प्रैक्टिस में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। लर्निंग का हमारा यही होता है कि हम जो चीज़ लर्न करते हैं फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है।